अगर आप सर्च करोगे इंडिया में सबसे ज्यादा बैगड किस स्टेट में है तो आपको इसका आंसर मिलेगा वेस्ट बंगाल। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। आज के टाइम में बंगाल का पर कैपिटा इनकम 1,32,000 के आसपास है, लेकिन वेस्ट बंगाल के बगल में एक स्टेट छत्तीसगढ़, जिसके पास बंगाल की तरह इंडिया का इतना बड़ा फाइनेंशियल हब कोलकाता भी नहीं है, उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम बंगाल से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी शुरू से ही ऐसी नहीं है। एक टाइम पर बंगाल इंडिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट था और बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बोलबाला तो पूरी दुनिया भर में था। यहाँ तक कि पूरी एशिया से एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 50% मार्केट पर अकेला बंगाल राज करता था। बंगाल अपने इतिहास में इतना ज्यादा रिच था कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट विलियम डिग्बी बंगाल को इजिप्ट एंड ब्रिटेन से भी ज्यादा रिच मानते थे। यही नहीं बल्कि इंडिया के इतने बड़े बड़े और दिग्गज नाम स्वामी विवेकानंद, राजा राजमोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम जिसने सच में इंडिया को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इन सभी में बंगाल कॉमन है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। हर दिन का उगता हुआ सूरज बंगाल के लिए अंधेरा लेकर आ रहा है। धर्म के नाम पर दंगों से लेके जाति के नाम पर वोट, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, खेती के नाम पर इंडस्ट्रीज को खत्म करना, इवन अब राजस्थान को छोड़ो, अब तो चाइल्ड मैरिज रैंक में वेस्ट बंगाल आगे बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की गरीबी। लेकिन बंगाल के हालात ऐसे हुए कैसे? बंगाल यहाँ से आज के टाइम में यहाँ कैसे आ गया? आइए जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बंगाल के डाउनफॉल के लिए सबसे पहला रीजन है बंगाल का पार्टीशन। बंगाल के डाउनफॉल के लिए उसका पार्टीशन भी जिम्मेदार है। सबसे पहले 1912 में बंगाल में से उड़ीसा एंड बिहार को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। अब इस पार्टीशन की वजह से बंगाल में जो माइन एंड मिनरल थे वो चले गए बिहार के पास, और इस पार्टीशन की वजह से टी के बागान भी बंगाल के हाथ से निकल गए, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बंगाल की इकोनॉमी पर पड़ा। अब एक पार्टीशन हमें 1947 में भी देखने को मिलता है, जो था ईस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन। अब बंगाल को एक बड़ा झटका तब लगा जब ईस्ट में से बंगाल को डिवाइड करके उस पार्ट को पाकिस्तान का हिस्सा यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल जूट के मामले में भी बहुत ही ज्यादा आगे था, बट इस बंटवारे के कारण जूट के रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और जो जूट की फैक्ट्री थी वो वेस्ट बंगाल में रह गई, जिसकी वजह से बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान से जूट के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ने इस रॉ मटेरियल पर बहुत ही हैवी टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से बंगाल के लिए इसे इंपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, जिसकी वजह से बंगाल में जूट की फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो गई। इस पार्टीशन से ईस्ट पाकिस्तान से अप्रोक्स 30 लाख रिफ्यूजी बंगाल में आए थे। ये तो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अनऑफिशियल डाटा इससे कई गुना ज्यादा है। अब इस इमिग्रेशन की वजह से बंगाल के ऊपर बर्डन और भी ज्यादा बढ़ गया। इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों से भी बंगाल को जूझना पड़ा, जिससे बंगाल काफी ज्यादा पीछे चला गया। नंबर 2, बंगाल में सबसे बड़ा डाउनफॉल हमें 1965 से 1971 के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 वॉर हमें देखने को मिलते हैं। पहला 1965 के बाद इंडो पाक वॉर, देन 1971 में अगेन इंडो पाक वॉर फॉर ईस्ट पाकिस्तान। बंगाल की 40% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज सेक्टर में काम करती थी, जैसे रेलवे के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सेट्रा। आज़ादी के बाद इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री एंड इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और उस टाइम में रेलवे के लिए इंजीनियर एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करने वाले वर्कर सबसे ज़्यादा बंगाल में ही थे। लेकिन 1965 और 1971 की वॉर की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को रेलवे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ा और अपना पूरा ध्यान वॉर पर देना पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल की 40% से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन बेरोजगार हो गई, और बंगाल में अचानक से रेलवे की वजह से इंजीनियर्स की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, जिसको देखते हुए बंगाल में बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग किया था। लेकिन इस वॉर की वजह से ये सारे इंजीनियर अनएम्प्लॉयड रह गए। बंगाल के डाउनफॉल के लिए
तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है लेफ्ट पार्टी। देखो जो कम्युनिस्ट या लेफ्ट पार्टी होती है उसका पूरा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ लेबर के ऊपर। वो अपना पूरा फोकस लेबर के डेवलपमेंट पे करती है। और एक टाइम ऐसा आया जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी उभरने लगी और लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ज्योति बासु बंगाल की सत्ता में आते हैं। और पावर में आने के बाद ज्योति बासु ने सिर्फ और सिर्फ लेबर पर फोकस किया, जिसकी वजह से लेबर्स अपनी बात मनवाने के लिए स्ट्राइक पर उतर गए और ज्योति बासु ने इन लेबर्स को पूरा सपोर्ट किया। अब हाल ऐसा हो गया कि हर दिन लेबर्स स्ट्राइक पर उतरने लगे और लेफ्ट पार्टी का उनके पास पूरा सपोर्ट था, जिसकी वजह से बंगाल के लेबर अपने आप को फैक्ट्री के मालिक से भी ज्यादा बड़ा मानने लगे। छोटी छोटी बातों पर ये लेबर फैक्ट्री में आग लगा देते थे, जिसकी वजह से उद्योगपतियों का बंगाल में रहना मुश्किल हो गया था। इसी के साथ एक बार बंगाल को आईटी हब बनाने का सपना देखा गया था, लेकिन ज्योति बासु ने ये कहते हुए इस सपने को ठुकरा दिया कि टेक्नोलॉजी के आने से बंगाल में ह्यूमंस के हाथ से नौकरी छिन जाएगी। और दूसरी तरफ लेबर्स के स्ट्राइक को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ने अपनी फैक्ट्री को बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट पार्टी की इस गलती की वजह से बंगाल के हाथ से सुनहरा मौका निकल गया। अब ये सब होने के बाद बंगाल की इकोनॉमी को पुश करने के लिए बंगाल में लैंड रिफॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच बंगाल में ऑपरेशन बड़गा शुरू किया गया, जिसके बाद बंगाल में छोटे किसान के पास बड़े किसान से फोर्सफुली लैंड पर कब्जा लेने का हक मिल गया। जो छोटे किसान बहुत टाइम से बड़े जमींदार के लैंड पर काम कर रहे थे, मिशन बड़गा के तहत अब फोर्सफुली इन छोटे किसानों ने बड़े किसान के लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे छोटे किसान को तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, बट जो बंगाल की रिच फैमिली थी उनका इस रिफॉर्म से बहुत ज्यादा घाटा हुआ, जिसकी वजह से बंगाल में बड़े लोगों के अंदर खौफ आ गया। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे बंगाल में बिजनेसमैन एंड रिच क्लास फैमिली के लिए नेगेटिविटी फैल गई, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा बिजनेस बंगाल में नहीं आना चाहता था। अब इसी कारण से बंगाल में कोई भी नई बड़ी कंपनी स्टैब्लिश नहीं हुई और जो कंपनी बची हुई थी वो भी बंगाल को छोड़ के चली गई। अब बंगाल में ज्यादातर टेंडर बेस पर काम करने वाली छोटी कंपनी ही बची थी, जिससे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खास फायदा नहीं होता था। ये सब कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से आज बंगाल ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल दोबारा से पहले की तरह रिच बन सकता है। बस जरूरत है बंगाल में एक बड़े चेंजेस की। लोगों को इकोनॉमी के फर्स्ट सेक्टर के साथ सेकंड एंड थर्ड सेक्टर जैसे फैक्ट्री, बैंक, आईटी सर्विस, इन सब चीजों की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में बंगाल में वायलेंस बहुत ही बड़ा इशू है और इस वायलेंस का डायरेक्ट इफेक्ट बंगाल की इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर पड़ता है। सो आई थिंक बंगाल के पॉलिटिक्स में कुछ मेजर चेंजेस की जरूरत है। और बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।